हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यानी चार्ज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है वो सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए पहला एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो ग्लास रॉड हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब जो ग्लास रॉड्स होते हैं, ग्लास रॉड्स पे कैसा चार्ज होता है स्टूडेंट? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही रॉड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं स्टूडेंट? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को दूर भगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है स्टूडेंट कि जो अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो सिमिलर चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब दूसरा जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि एबोनाइट रॉड है। एबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो अगेन ये दोनों चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को अपने से दूर भगाते हैं। ठीक है। बट थर्ड वाला केस में क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे एक ग्लास रॉड है और एक क्या है? एबोनाइट रॉड है। ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और एबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि सिमिलर चार्जेज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्जेज जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। देखिए तो सिमिलर चार्जेस रिपेल वाइल डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 था स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज स्टूडेंट एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर में अगर हम देखें तो यहाँ पे से एक वर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो वर्ड मिलेगा वर्ड हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एडिशन। तो एडिशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सम करना, है ना। एडिशन का मतलब क्या होता है? सम करना। तो यहाँ पे हम लोग चार्जेस को क्या करेंगे? सम करेंगे। तो उसका जो सम होगा वो कैसा होगा? तो यहाँ पे वेक्टर सम नहीं होगा, उसका अलजेब्रिक सम होगा। ठीक है। यहाँ पे सम कैसा करना है? अलजेब्रिक सम। जैसे मान लीजिए हमारे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं जिसमें 25 बॉयज़ हैं और 25 गर्ल्स हैं। तो हम लोग को टोटल अगर बताने के लिए बोला जाएगा तो क्या करते हैं? 25 + 25 = 50, है ना। तो सिंपल वहाँ अलजेब्रिक सम करते हैं। तो इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग चार्जेस हैं। अगर इस बॉडी का नेट चार्ज निकालना है तो इन सारे चार्जेस को क्या करेंगे? हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। ठीक है। जैसे टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2, है ना। प्लस यहाँ पे क्या है? -3, फिर +1 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 4, है ना। तो 4 + 1 + 2 कितना हो गया? 5 + 2 7 माइनस हो जाएगा 3, यानी कितना मिलेगा स्टूडेंट? 4 माइक्रो कूलम। तो इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना है? 4 माइक्रो कूलम है। ठीक है। देखिए तो द टोटल चार्ज ऑन अ चार्ज बॉडी इज द अलजेब्रिक सम। कौन सा सम करना है? अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज लोकेटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द बॉडी। बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पे जो भी चार्ज होंगे उन सब का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो इस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में अगेन यहाँ पे एक वर्ड है ना। तो पहला जो वर्ड है स्टूडेंट वो क्या है? क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड कौन सा है? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट? तो देखिए मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर जो है वो क्या है? टॉफ़ी भरा हुआ है। ठीक है। तो इस बॉक्स में टॉफ़ी भरा हुआ है। अब हमको इस बॉक्स का टोटल वेट कैलकुलेट करना है। तो इस बॉक्स का टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ का नॉलेज ज़रूरी है। पहला कि इस बॉक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ कितना है, मतलब n। और दूसरा क्या पता होना चाहिए कि एक टॉफ़ी का वेट कितना है। तो मान ले रहे हैं कितना है? 10 ग्राम। और नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ कितने स्टूडेंट? 10। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे डिब्बे का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वेट निकल जाएगा। क्लियर है। तो उसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बॉडी है और उस बॉडी का नेट चार्ज हमको कैलकुलेट करना है, यानी Q = क्या है? Q नेट, है ना। तो टोटल चार्ज अगर कैलकुलेट करना है तो हमको दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला कि इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, और दूसरा कि इसमें एक चार्ज का वैल्यू कितना होता है, यानी उसको जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई स्टूडेंट, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है। तो अगर हम n को e से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट तो इस पूरे बॉडी का क्या हो जाएगा? नेट चार्ज निकल के आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। क्वांटाइजेशन में एक और एक वर्ड है स्टूडेंट, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्वांटा, है ना। क्या वर्ड निकाल सकते हैं? क्वांटा। क्वांटा का मतलब क्या होता है? पैकेट, यानी पैकेट ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो होता है वो कितने अमाउंट का पैकेट होता है? तो हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल चार्ज में कि जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का पैकेट होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फार्मूला डेवलप किए। Q = ±NE, है ना। N का मतलब क्या है? इंटेजर। E का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और Q का मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी बॉडी पे नेट चार्ज कितना है। ठीक है। चलिए
तो आगे हम लोग इससे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, तो वो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तभी सिर्फ हम लोग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या स्टूडेंट कि किसी भी बॉडी में जो चार्जेस पाया जाता है वो हमेशा किस में पाया जाएगा, इंटीजर फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो हमारा ई है, ये ई क्या है, स्मॉलेस्ट चार्ज है और इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, यानी चार्ज जो होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, मास से एसोसिएटेड होता है, मतलब मास से जुड़ा होता है। बट मास इज नॉट एसोसिएटेड विथ चार्ज, यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट कि किसी बॉडी, अगर कोई बॉडी है, अगर उसके पास चार्ज है स्टूडेंट तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो उसके पास क्या स्टूडेंट, मास भी है। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के पास चार्ज भी है और मास भी है। बट स्टूडेंट न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास क्या है, मास है, बट उसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो यही बोला गया इस टॉपिक में कि अगर कोई पार्टिकल है तो चार्ज जो होता है वो हमेशा मास से एसोसिएटेड होता है, मतलब अगर कहीं चार्ज है तो पक्का वहाँ पे मास है। बट अगर स्टूडेंट मास है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, बट मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। यानी जो चार्ज होता है स्टूडेंट वो जो है वो स्पीड ऑफ द बॉडी, बॉडी के स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, बट मास जो होता है वो बॉडी के स्पीड पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास एक बॉडी है ना, और इस बॉडी के पास जो चार्ज है वो कितना है, क्यू है, और ये बॉडी अभी रेस्ट पे है और उसके पास चार्ज कितना, क्यू। अब ये बॉडी अगर मोशन पे भी आ जाएगा तब भी उस बॉडी के पास कितना चार्ज रहेगा, क्यू ही रहेगा। यानी क्यू रेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू मोशन, यानी रेस्ट के टाइम पे उसके पास चार्ज कितना था, क्यू। अब वो मोशन में आ गया तब भी उसके पास चार्ज कितना है, क्यू ही है, ठीक है। बट स्टूडेंट देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला, यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला देख रहे हैं जिसमें एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी विच मूविंग विथ स्पीड भी, एम नॉट क्या होता है, रेस्ट मास होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट, एंड भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस फार्मूला के हिसाब से अगर हम चलें तो मान लीजिए अगर पहला केस ले लेते हैं सी ग्रेटर देन भी, सी मतलब स्टूडेंट स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो हमेशा किसी भी पार्टिकल के स्पीड से क्या होता है, ज़्यादा ही होता है, ठीक है। तो अगर सी का वैल्यू क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उस सिचुएशन में अगर हम भी को डिवाइड करेंगे तो ये जो पूरा वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो बहुत छोटा आएगा, है ना। तो उस सिचुएशन में जो हमको एम मिलेगा वो एम कितना मिल जाएगा, एम नॉट मिलेगा। बट स्टूडेंट अगर हम इसको उल्टा कर दें, यानी भी ग्रेटर देन सी कर दें, मतलब ऊपर न्यूमरेटर का वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो उस सिचुएशन में ये जो पार्ट आएगा नीचे का, है ना, वो नीचे वाला पार्ट क्या होगा स्टूडेंट, 1 नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा, यानी एम नॉट अपॉन क्या हो गया, 2 आ गया, लेट कर लिए। तो देखिए जो हमारा मास है, मूविंग ऑब्जेक्ट का मास है, वो क्या हो गया, हाफ हो गया, जब पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया और स्पीड ऑफ लाइट कम हो गया। बट जब स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, पार्टिकल का स्पीड कम होता है, तो मास पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी जैसे मास चेंज होगा उसी हिसाब से उसका स्पीड भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बट स्टूडेंट चार्जेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी क्यू रेस्ट इक्वल टू हमेशा क्या होगा, क्यू मोशन ही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चार्जेस रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो चार्जेस होते हैं स्टूडेंट वो रिसाइड करते हैं, पाए जाते हैं कहाँ पे, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जैसा फिगर 1 में देख रहे हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, बट यहाँ फाइनली क्या होगा, प्लस प्लस में आपस में रिपेल होना स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ में यही पढ़े, तो ये आपस में क्या किया स्टूडेंट, रिपेल करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली जो चार्ज है फिगर 3 में देख रहे हैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आ जाता है, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, यानी जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है स्टूडेंट वो रेडिएट करता है, क्या रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एंड इट प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक एटम है और उस एटम का हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो सेंटर पे क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट पे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। अब मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन, है ना, ड्यू टू एनी रीजन ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, कुछ एनर्जी मिल जाता है ना। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट, एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होकर आउटर ऑर्बिट पे चला जाता है। बट आउटर ऑर्बिट ऑलरेडी क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अगेन ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वापस अपने ऑर्बिट पे आता है। जब अपने ऑर्बिट पे आता है स्टूडेंट तो ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अब वो जो एनर्जी रिलीज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आगे चल के वो जो रेडिएशन होता है उसी रेडिएशन को हम लोग क्या
बोलते हैं, फोटोन, और जो फोटोन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें कि जब चार्ज क्या हो जाता है, एक्सेलरेट होता है, मतलब लोअर से अपर या अपर से लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वह कुछ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, उस एनर्जी को ही आगे चल के हम लोग किस नाम से जानते हैं, लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, इसी तरह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द टोटल चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है, इसको हमने क्या बोल दिया, आइसोलेटेड सिस्टम बोल दिया। इसका मतलब है स्टूडेंट अगर इसके अंदर 100 चार्ज हैं तो वो 100 चार्ज क्या होंगे, हमेशा सेम कांस्टेंट रहेंगे। यानी हम इस बॉडी पे बाहर से कोई चार्ज नहीं दे सकते हैं और इस बॉडी के अंदर से कोई चार्ज बाहर भी निकाल नहीं सकते हैं। तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसके अंदर ना तो हम कोई चीज़ डाल सकते हैं और ना ही उस बॉडी से कोई चीज़ बाहर निकाल सकते हैं। तो वैसे सिस्टम को आइसोलेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर अगर 100 चार्ज है तो वो चार्ज क्या होगा, फिक्स्ड होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर 100 है तो 100, 50 है तो 50 ही रहेगा, उस पर कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी चार्ज को हम एक फॉर्म से क्या कर सकते हैं, दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, तो इसको समझते हैं इस पॉइंट को। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, एक दो तीन पॉइंट है ना, और तीनों पॉइंट पे कुछ ना कुछ चार्ज है। मान लीजिए यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पे 3 माइक्रोकुलाम है और यहाँ पे क्या है, -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 3 और 2 5 में 2 माइनस करने कितना हो जाएगा, तो 3 माइक्रोकुलाम। अब मान लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है, अगेन 3 पॉइंट ले लिए। अब यहाँ पे हम दे दिए हैं 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है, यहाँ पे दे दिए हम लोग 2 माइक्रोकुलाम, चेंज कर दिए। तो बोलिए यहाँ इस पॉइंट पे हम कितना चार्ज देंगे, तो हम लोग क्या पढ़े कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे नेट कितना था 3, तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 कितना हो चुका है 7, यानी हमको यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, -4 माइक्रोकुलाम। ठीक है, इस तरह से इस बॉडी के अंदर चार्ज क्या हो गया, कंजर्व हो गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है 1 में कि रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। जब यूरेनियम न्यूक्लियस का क्या होता है, डीके होता है। डीके मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ब्रेक होना, टूटना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यूरेनियम 92 238 है ना, ये टूट गया किसमें, थोरियम और हीलियम में। तब इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 90 है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 2। तो बताइए यूरेनियम में इनिशियली कितना चार्ज था, तो इसमें एटॉमिक नंबर कितना है 92, यानी यहाँ पे 92 चार्जेस थे। ठीक है, अब ये टूट के कितना हो गया, थोरियम और हीलियम बना। तो यहाँ पे थोरियम के पास कितना है 90 और इसके पास कितना है 2, तो अगेन कितना हो गया 92। इनिशियली कितना था 92 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी कितना हो गया 92 इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियल और फाइनल क्या हो गया सेम, यानी टोटल चार्ज बिफोर डीके इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर डीके, दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। इट मीन्स कह सकते हैं कि टोटल चार्ज इज कंजर्व, है ना, यानी जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जोड़ा में क्रिएट होता है। जैसे व्हेन ए गामा रेज प्रोटॉन स्ट्राइक विथ हेवी न्यूक्लियस, है ना, देन क्रिएट अ पेयर ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गामा रेज है, ये हैवी न्यूक्लियस से क्या कर रहा है, जाके टकरा रहा है। तो जब ये हैवी न्यूक्लियस से टकराता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बनता है और पॉजिट्रॉन बनता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे जो गामा रेज है ये क्या रेडिएशन है। गामा रेज क्या होता है, रेडिएशन होता है, एनर्जी होता है। तो इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इनिशियल चार्ज कितना है 0। बट जब ये हैवी न्यूक्लियस से टकराया है तो वो 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है स्टूडेंट, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और पॉजिट्रॉन पे कितना होता है, तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगेन ये दोनों को जोड़ देंगे, ये माइनस है और ये प्लस, अगेन दोनों को जोड़ देंगे स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा 0। मतलब फिर से हमारा जो टोटल चार्ज है वो क्या है, कंजर्व है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं
चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, यानी स्टूडेंट चार्ज क्या है, ट्रांसफेरेबल है। चार्ज क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। जैसे हम लोग पढ़े थे कॉज ऑफ चार्जिंग, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के क्या हो जाता है, दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफेरेबल, ठीक है। यानी जैसे Q1 एक बॉडी है, Q2 एक बॉडी है, दोनों को आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिए, तो बॉडी ए से चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो गया। कब तक होगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो इनिशियल पोटेंशियल मान ले रहे हैं V1, इसका पोटेंशियल मान रहे हैं V2। अभी दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं है, यानी मान ले रहे हैं स्टूडेंट कि V1 ग्रेटर देन क्या है, V2 है ना। इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। तो चार्जेस का फ्लो किधर से किधर होता है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब जैसे ही कनेक्ट किए हैं तो बॉडी ए से चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो गया, बॉडी 2 में जाके स्टोर होना स्टार्ट हो गया। कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो अब इसका जो नया पोटेंशियल है वो कितना आ गया, V1 डैश, इसका पोटेंशियल कितना आ गया, V2 डैश। तो अब देखिए V1 डैश इक्वल टू क्या हो गया, V2 डैश हो गया। मतलब अब इन दोनों बॉडीज़ के बीच चार्जेस का फ्लो क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखें यहाँ पे कि एक टैंक है, उस बकेट में हम लोग क्या किए हैं, पूरा पानी भरे में, एक पैकेट में थोड़ा सा पानी है, ठीक है। अब इसको हम लोग पाइप के थ्रू क्या किया स्टूडेंट, कनेक्ट कर दिए। तो क्या होगा, इससे पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे इसमें पानी क्या होगा, स्टोर होना स्टार्ट होगा। एक समय आएगा जब दोनों का वाटर लेवल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब जैसे वाटर लेवल सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट क्लियर है। तो ये दोस्त समझ में आ गया होगा कि चार्ज इज ट्रांसफेरेबल। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और लास्ट क्या है, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ जीरो, यानी चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, किसका, चार्ज का। अब नेक्स्ट जो देखेंगे इससे बेस्ट, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ बेस्ट जो प्रॉपर्टी था उससे बेस्ट न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।